हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के इतिहास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मिड टर्म एग्जाम के साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आपका जो मिड टर्म एग्जाम दोस्तों 3 तारीख को है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में उन तमाम क्वेश्चन को शामिल किया है जहाँ से आपके मिड टर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फाइनल एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और एक और बात, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया हिस्ट्री में और आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे, आपकी हिस्ट्री छूट गई थी, तो आपको बस ये वीडियो कंप्लीट देख लेनी है क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मेसोस का अर्थ क्या है? तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य। इसी प्रकार से पोटोमोस का क्या अर्थ है? तो पोटोमोस का अर्थ है नदी। नेक्स्ट, इराक के जिस भाग में सबसे पहले नगर तथा लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था वो क्या था? वो था दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। ठीक। नेक्स्ट हमसे क्यों पूछा गया, मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है? तो मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है लिखित दस्तावेज, मुद्राएं, कब्रें, यानी उपरोक्त सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी वो कौन थी? दक्षिण मेसोपोटामिया की। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग शुरू हुआ। तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण शुरू हुआ था 3000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी, प्रेम और युद्ध की देवी। मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था किसको? आराध्य देवी को। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को अर्पित करते थे मछली, दही, अन्न और उपरोक्त सभी। तांबा और रांगा नामक धातुओं के मिश्रण से बने मिश्र धातु है कांसा। ठीक है। वाकरा शीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर से मिला वह है उर। मेसोपोटामिया के जो जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता है वह है फरात नदी मार्ग। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना आधार बना लेखन कार्य की शुरुआत से। बाइबल के निम्न भाग में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों उल्लेख किया गया है वह है प्रथम ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल में मेसोपोटामिया का कई संदर्भ उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था यूरोप वासियों के लिए। बेबीलोन का अंतिम शासक नेबोनिडस। बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हुई लगभग 3200 ईसा पूर्व की। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह व्यक्त करता था अक्षर को। माली नगर शाही राजधानी रूप में खूब फला फूला कब? 2000 ईसा पूर्व के बाद। साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाली जिस धातु को उल्लेख पट्टिकाओं मिला वो है तांबा। जुगरात बेबीलोन नगर में था विशाल राजमहल। बाबिल लोगों का मुख्य देवता था मरदुक। बाबिल लोगों की प्रमुख देवी थी इस्तर। ठीक है। इराक अथवा मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ है खजूर। मेसोपोटामिया हथियार बने थे किससे? कांसे से। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। मेसोपोटामिया के निम्न शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था उरुक। शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है शिल्प, व्यापार, सेवाएं, परिवहन व्यवस्था, उपरोक्त सभी। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं कहलाते हैं स्टेल। मेसोपोटामिया के समाज में महत्व दिया जाता था एकल परिवार को। मारी के पशुचारक जिस चीज़ के बदले अनाज तथा धातु के औजार प्राप्त करते थे वह है उपरोक्त सभी पनीर, मांस, कपड़ा। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की ताकि आप तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहुंचा सके दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगातार मैसेज आता था कि सर हिस्ट्री का जो है सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं है और हिस्ट्री के हिंदी मीडियम में चीज़ें उपलब्ध नहीं। तो ऐसे में हम एक छोटा सा प्रयास किया ताकि आप सभी तक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचा सके जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए भी और बोर्ड जो आपको फाइनल एग्जाम है फरवरी में उसके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ही। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो यहाँ आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस पोटोमोस से बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य तथा पेटोमोस का अर्थ है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को अंकित करता है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज शुरुआत हुई 1840 ईस्वी में। मेसोपोटामिया के 2 स्थलों के नाम बताओ जहाँ लंबे समय तक उत्खनन कार्य चला, वो है उरुक और मारी। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? तो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। तो इसमें हमने उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं जो आपके काम आएगा। दोस्तों ये हमारे इस छोटे से प्रयास के लिए एक लाइक तो बनता ही है और वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है।
तो हमने प्रयास को आप सफल बना सकते हैं हमारे इस छोटे से प्रयास को वीडियो देखकर। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज़ के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते हुए मिट्टी की पट्टिकाओं का। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी, तो किलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना है, तो क्यूनिफॉर्म शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द क्यूनिस तथा फोर्मा से मिलकर बना है। क्यूनिस का अर्थ है खूंटी और फोर्मा का अर्थ है आकार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। सुमेरियन मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी, सुमेरियन। और 2400 ईसा पूर्व बाद सुमेरियन भाषा के स्थान किस भाषा ने ली, तो अक्कदी भाषा ने। मेसोपोटामिया में साक्षरता कम क्यों थी, मेसोपोटामिया की लिपि में चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी और इसके अतिरिक्त ये चिन्ह बहुत ही जटिल थे, इसी कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता दर कम थी। ठीक है, तो जिसको मैं क्वेश्चन आपको पढ़कर बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और जिसको मैं छोड़ रहा हूँ उसको भी आपको करना ही करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सुमेर के व्यापार की पहली घटनाओं किस व्यक्ति जोड़ा जाता है, तो उरुक शहर के एक प्राचीन शासक एनमर्कर से। ठीक, इसी प्रकार से गिलमिश के महाकाव्य की रचना कब की गई, इसे कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया, तो गिलमिश महाकाव्य की रचना लगभग 2700 से 2500 ईसा पूर्व में की गई थी। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ठीक है, इसी प्रकार से गिलमिश महाकाव्य किस बात को के महत्व को दर्शाता है, संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है, तो उसकी विद्वतापूर्ण परंपरा कालगणना। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन किस प्रकार किया था, तो उनका समय विभाजन चंद्रमा की पृथ्वी के चारों परिक्रमा पर आधारित था। इसके अनुसार एक वर्ष को 12 महीनों और एक महीने को 4 हफ्तों, एक दिन को 24 घंटों और एक घंटे को 60 मिनट में बांटा गया था। असुरबनिपाल कौन थे, तो असुरबनिपाल असीरिया का अंतिम राजा था। ठीक है, इसकी उपलब्धियां भी यहाँ पर दी गई हैं, जिसको आपको कर लेना है। बेबीलोन को उच्च संस्कृति केंद्र क्यों माना जाता था, बेबीलोन को असीरियाई आधिपत्य से कब और किसने मुक्त कराया। ठीक है, ये आपको देख लेना दोस्तों, कंप्लीट उत्तर दिया गया यहाँ पर, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद आपका है बेबीलोन की नगर की मुख्य विशेषता बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण की जानकारी देते हुए वहाँ मंदिरों के निर्माण एवं उनके बढ़ते हुए महत्व पर प्रकाश डालिए, तो ये आपको कर लेना। ठीक है ना, ये भी सारे आपको करना ही करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया उर नगर की मुख्य विशेषता बताइए, तो मेसोपोटामिया उर नगर माय नगर, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आपको करना ही करना है। ठीक है ना, इसको कर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं इनको। ठीक है ना, इसको करके जाना है आपको पेपर के लिए। ठीक है ना, अगला चैप्टर से अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन रोम साम्राज्य में शामिल था आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग। उपरोक्त सभी सही है। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था सहारा रेगिस्तान। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी, कौन सी प्रशासनिक भाषा थी, लातिनी और यूनानी दोनों थी। इसी प्रकार से रोम सम्राट अगस्टस को प्रथम नागरिक कहे जाने का उद्देश्य सम्मान प्रदान करना था, किसके प्रति, सीनेट के प्रति। बलात् भर्ती वाली सेना थी किसकी, फारस की सेना बलात् भर्ती वाली थी। रोम के प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता, यह बात दर्शाती किसको, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गृह युद्ध का उद्देश्य है सत्ता हथियाना। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल माना जाता है किसके लिए, शांति के लिए। दिनारियस लगभग, जो दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी की कितनी होती थी, तो लगभग 4.5 ग्राम। रोम में सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जिनका निम्न के प्रति व्यवहार चतुरतापूर्ण था, वो था सेनेट के प्रति। इसी प्रकार से मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज लिखे हुए पाए गए किस पर, पैपायरस पर। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेना है। 6वीं शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि थी 25 लाख सोलिडस। ठीक है, और सोलिडस भी पूछ सकता क्या था सोलिडस। रोम लोग निम्नलिखित देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो जुपिटर, जूनो और मिनर्वा। ठीक है, सभी की। रोमन लोगों का पूज्य देवी देवता नहीं था, तो इनाना नहीं था, बाकी कौन था, मिनर्वा था, मार्स था। ठीक है, सारी चीज़ आपको कर लेनी है दोस्तों। ठीक है ना, ये जितने एमसीक्यू हैं इसको आपको करके जाना है। एमसीक्यू से क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री को कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो पाठ्य सामग्री, प्रलेख अथवा दस्तावेज और भौतिक अवशेष। ठीक, ये चीज़ आपको रोम और ईरान के साम्राज्यों को क्या चीज़ अलग करती थी, वो तो वह है फरात नदी। ठीक है ना, किस सागर को रोम साम्राज्य के हृदय माना जाता है था, यहाँ
यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य के हृदय माना जाता था। यह पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। रोम साम्राज्य की उत्तरी और दक्षिणी सीमाएं कौन कौन से भौगोलिक लक्षण बनाते थे? तो यहाँ पर देख सकती हैं आप, रोम साम्राज्य की उत्तरी सीमा राइन और डैन्यूब नदियाँ बनाती थी। इसकी दक्षिणी सीमा सहारा नामक रेगिस्तान से बनती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। इसके अलावा रोम सम्राट के संबंध में प्रिंसिपेट क्या था? तो प्रिंसिपेट वह राज्य था जो रोम के प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। रोम के सम्राट अगस्टस को प्रमुख नागरिक क्यों माना जाता था? तो रोम के सम्राट अगस्टस को यह दर्शाने के लिए कि वह निरंकुश सम्राट नहीं है, प्रमुख नागरिक माना जाता था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको करना है। किस साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली थी? तो फारस के राज्य की सेना जो थी वो बलात् भर्ती वाली थी, बलात् जबरदस्ती भर्ती की हुई थी। इसका अर्थ यह था कि राज्य के कुछ वयस्क पुरुषों को जो है अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी ही पड़ती थी, जैसे वर्तमान में इजराइल में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो इसमें शामिल किया क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पेपर में दिनारिस क्या था? तो यहाँ देख, दिनारिस रोम का एक चांदी का सिक्का था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। इसी प्रकार से आपको पता है सोलिडस से भी क्वेश्चन पूछे, सोलिडस क्या था? तो ये सच्ची आपको देख लेनी है ना। ठीक, इसलिए मैंने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल कर लिया जहाँ से क्वेश्चन पूछे की संभावना है। ऐसा ना हो कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए, इसलिए कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, जितने भी मिनट की वीडियो हो, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 15-20 मिनट आप दीजिए, उसके बाद इसको रिवीजन कीजिए। डेफिनेटली आप हिस्ट्री में 80 में से 70 ऊपर नंबर लाएँ, गारंटी देता हूँ मैं। बट आपको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फोरा क्या थे, ये किस क्षेत्र में बनाए जाते थे? तो एम्फोरा एक प्रकार के मटके और कंटेनर होते थे। इनमें शराब, जैतून के तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनाए जाते थे। ठीक, इटली के 2 मिस्र के ले, तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं यहाँ पर। फेनिम था, गैलीली और कैम्पेनी और सिसिली महत्वपूर्ण राज्य थे। रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब तथा गेहूँ कहाँ से आता था, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वेतनभोगी श्रमिकों की तुलना में दास श्रम क्यों महंगा पड़ता था? फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित राल किस काम आती थी? तो फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित राल से धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाया जाता था। इसे बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ से रस लेकर उसे सुखा लिया जाता था और राल तैयार हो जाती थी। ठीक है, सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल कहाँ से आती थी? तो अरब प्रायद्वीप से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। रोमन सेनेटो और नाइट वर्ग में एक समानता और एक असमानता बताइए। ठीक, अगला है रोम के इतिहास के मुख्य स्रोतों को वर्णन कीजिए। तो रोम के इतिहास के मुख्य स्रोत कौन कौन से? पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज और भौतिक अवशेष। यहाँ पर इसकी आप पूरा लिखा गया, आप उसको देख सकते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है रोम के राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है? इसमें सम्राट तथा सैनिक की क्या स्थिति थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। पूर्वोत्तर रोम साम्राज्य में सेना की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रोमन सभ्यता के पतन के 5 कारण होते हैं। तो रोमन सभ्यता के 5 पतन के कारण हुए हैं, यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणी विभाजित की गई थी। उसके बाद ये चीज़ आपको करनी है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूर्ववर्ती और परवर्ती काल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, रोम की अर्थव्यवस्था में दासों तथा वेतनभोगी मजदूरों की क्या भूमिका थी? तो दासों और मजदूरों की भूमिका के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है? इस अवधि में रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे? तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको आपको करना है। धार्मिक परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन, डायोक्लेशियन के समय के परिवर्तन, ठीक है, ऐसा कंस्टेंटाइन के समय के परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी। ठीक, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। इसके बाद आपका मंगोल वाला चैप्टर है। मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया के निम्न क्षेत्र में हुआ था, स्टेपीज में। मंगोल के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिण भाग में मरुस्थल था, गोबी। स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम संगठित किया गया चंगेज खान ने। मंगोल चीन से लाते थे कृषि उत्पाद और लोहे के ऊपर दोनों। चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में। ठीक है,
1219 से लेकर 1222 तक निम्न नगरों में मंगोल सेनाओं के आगे जो है समर्पण किया गया। ओटार तथा बुखारा, समरकंद और बलख, निसापुर तथा देहरात सभी। ठीक, ये भी आपको कर लेना है। तेमुजिन का प्रथम मित्र और विश्वस्त साथी था बोगुरुचु। ठीक है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था तेमुजिन। ठीक है, ये जितने भी MCQ हैं आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1227 ईस्वी में। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको करनी है। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा है दोस्तों, 2 या 3। ठीक है, बर्बर शब्द क्या अभिप्राय है? बर्बर से भी क्वेश्चन आ सकता है, यायावर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के शब्द बारबरोस से निकला है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है। यूनानियों को इनकी भाषा एक बेतरतीब शोर बराबर के समान लगती थी। मौके कौन थे? ठीक है, चंगेज खान का पोता था और उसने फ्रांस के शासक लुई नौवें को चेतावनी दी थी कि वह मंगोलों पर आक्रमण करने का साहस ना करे। चंगेज खान के पोते बाटू के सैनिक अभियानों की 2 सफलताएं बताइए। मंगोल कौन थे? ठीक है, मंगोल कौन थे इंपॉर्टेंट है। और मंगोलों के समय में स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर क्यों नहीं उभर पाया? ये भी इंपॉर्टेंट है। मंगोलों के लिए व्यापार इतना क्यों महत्वपूर्ण था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चीन के साथ मंगोलों के व्यापार के मुख्य मद्दे बताओ। चीन की महादीवार क्यों बनाई गई? चंगेज खान कौन था? संक्षेप में बताइए। ठीक है, चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसका पिता येसुजुई कियात कबीले का मुखिया था। ठीक है, चंगेज खान के चीन अभियान से पहले चीन कौन कौन से 3 राज्यों में विभक्त था? यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट दोस्तों वो ये है, चंगेज खान कौन था? मंगोलों का महानायक कैसे बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा चंगेज खान से ही। ठीक है, तो इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने अपनी सेना को किस प्रकार नया रूप दिया? उसके दिए गए सैनिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। सामंतवाद शब्द निम्न जर्मन शब्द से निकला है, तो फ्यूर से निकला है। फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव निम्न प्रथा के कारण था, वेस्लेज। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये MCQs हैं, तो आपको करना ही करना है दोस्तों। ठीक है ना। सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग घर क्या कहलाता था? तो मेनर कहलाता था। नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से मिलती थी, फीफ। सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का वर्ग कहलाता था, नाइट्स। चर्च द्वारा कृषक से लिया जाने वाला वार्षिक कर टीथ क्या था? उपज का 10वां भाग। 529 में इटली में स्थापित मठ था सेंट बेनेडिक्ट। बरगंडी का प्रसिद्ध मठ 910 में स्थापित था, कुलीन। भिक्षुओं ईसाई के वे समूह जो मठों में रहना पसंद नहीं करते थे क्या कहलाते थे? फ्रायर कहलाते थे। तीसरे सामंती वर्ग में शामिल थे किसान। ठीक है, ये आपको कर लेना, जितने भी MCQs दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। राजा द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर टैली से मुक्त थे, किसान मुक्त थे। ठीक है, सामंती काल में प्रत्येक शिल्प या उद्योग का संगठन कहलाता था श्रेणी या गिल्ड। फ्रांस के बड़े चर्च कहलाते थे कैथेड्रल। फ्रांस का बालक शासक था लुई। ठीक है, 13वां राजतंत्र। ठीक है, 3 वर्गों से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है वाइकिंग लोग कौन थे? ठीक है, सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। फ्रांस का समाज किस आधार पर 3 वर्गों में बटा हुआ था? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मेनर क्या था? ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जैसे नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ? इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्यकालीन जो है मध्यकालीन मठों का क्या योगदान था, यानी क्या कार्य था? अगर हम मध्यकालीन मठों की बात करें तो मध्यकालीन मठों में क्या रहते थे? भिक्षु रहते थे और वे धार्मिक कार्य और अध्ययन करने के साथ साथ जो थे वो कृषि कार्य भी करते थे। उन्होंने कला को भी प्रोत्साहित किया और इस प्रकार मध्यकालीन मठ धार्मिक और कलात्मक गतिविधियों के केंद्र भी थे। इसी प्रकार से जो है दोस्तों एक क्वेश्चन जो है टीथ, जैसे मैंने आपको MCQ में बताया, टीथ ये बिना MCQ के पूछा जाता, टीथ क्या था? तो चर्च को जो है ना
कृषकों के एक वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। इसे क्या कहते थे? टीथ। यानी चर्च कृषक का जो भी उत्पादन होता था उनसे उसका 10वां भाग लेता था कर के रूप में, और इसी कर को क्या कहा गया था? टीथ कहा गया था, राइट। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई फ्रायर के नहीं कहा जाता, तो भिक्षुओं में रहने वाले टैली क्या है? टैली भी एक प्रकार कर था जो राजा कृषकों पर लगाते थे। ठीक है। जो टैली क्या था? टैली राजा जो थे किस पे लगाते थे? राजा कृषकों पर डायरेक्ट कर लगाते थे, उसे हम क्या कहते थे? कृषकों पर कर, उसे टैली कहा जाता था। ठीक है। और इससे कौन लोग मुक्त थे? तो टैली से जो मुक्त कौन कौन लोग थे? तो पादरी, ठीक है, पादरी और अभिजात वर्ग इस टैली वाले कर से जो है मुक्त थे, पादरी और अभिजात वर्ग। ठीक है। इसी प्रकार से विलियम प्रथम से अगर क्वेश्चन पूछ सकता था, तो विलियम प्रथम जो था वो क्या था? वो था नॉरमैंडी। ठीक है। नॉरमैंडी का ड्यूक था। क्या था? नॉरमैंडी का ड्यूक। ठीक है। और 11वीं शताब्दी में उसने उसने एक सेना लेकर जो है इंग्लिश चैनल को पार की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला 11वीं शताब्दी में शासक कौन था? वो था विलियम प्रथम। ठीक है। और इसने इंग्लैंड के एक राजा को हराकर इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया था। उस इंग्लैंड के राजा का नाम क्या था? तो उस इंग्लैंड का राजा का नाम था जिसको विलियम प्रथम ने हराया था, वो था राजा सैक्सन। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामंत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सामंत प्रथा गुण लिखिए। तो इससे क्या होता है कि यूरोप में सामंत व्यवस्था क्या होता है? शांति। ठीक है। शांति और सुरक्षा को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, उसका समावेश हो जाता है, और सामाजिक और आर्थिक जनजीवन जो है बिना किसी बाधा के चलता रहता है, और शक्तियों का क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण इस शासन काल में कर दिया जाता है। कभी कभी पूछ सकता है भाई सामंतवाद क्या था? सामंतवाद क्या था? सामंतवाद क्या था? तो अगर सामंतवाद की बात करें तो सामंतवाद जो शब्द है वो जर्मन शब्द किससे निकला है? तो सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द किससे निकला? फ्यूड से निकला है। किससे निकला है? फ्यूड से निकला है, जिसका अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। भूमि का एक टुकड़ा। ठीक है ना। स्क्रीन छोटी दोस्तों, तो इसको आप मैनेज कर लेना, फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ मैं। भूमि एक टुकड़ा। और इस प्रकार जो है सामंतवाद जो है भूमि जुड़ एक प्रणाली थी, और ये एक ऐसे समाज को संकेत करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली में विकसित हो जाता है। और अगर हम आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद जो है कृषि उत्पादन को किसको करता है? कृषि उत्पादन को व्यक्त करता है। जो सामंत जो है यानी जिसे हम लॉर्ड कहते हैं और कृषकों के संबंधों पर आधारित था। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे, और लॉर्ड जो थे वो कृषकों को उनकी श्रम से बदले में सैनिक सुरक्षा भी प्रदान करते थे। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। तो फ्रांस के सर्फ और रोम के दास भी, अगर हम फ्रांस के सर्फ की बात करें तो जो फ्रांस के जो सर्फ थे उन्हें कृषिदास और लाडो की भूमि पर कृषि करते थे। जो फ्रांस के में सर्वदास थे वो कृषिदास और लाडो की भूमि पर खेती करते थे, और इसलिए उनके अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी, और उनको बेगारी भी उनसे क्या लिया थी? बेगारी, यानी वो लॉर्ड के घरों पर भी काम किया करते थे। अगर रोम के दास की बात करें तो रोम के दास का जीवन बहुत ही कठोर था। उन्हें कई घंटों लगातार काम करना पड़ता था, और उन्हें बेड़ियों में जकड़ा जाता था। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने इस चैप्टर का सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको इसके कंप्लीट जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जाते बता दो आपको, तो कैथीड्रल तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों। कैथीड्रल, ठीक है, कैथीड्रल नगर क्या थे और किस प्रकार बसाए गए भी इंपॉर्टेंट है। और मध्यकाल में यूरोप के मठों में भी ईसाई भिक्षु कैसे जीवन बताते थे, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप सभी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आई होप आप सभी लोग अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।